प्रिय विद्यार्थियों, कल से मैंने वेतन शीर्षक से आय के महत्वपूर्ण बातों को बताने का आपको प्रयास किया है। वेतन के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेतन से आय की गणना हम कैसे करें। हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। एक प्रोफार्मा देखेंगे। आज जो मैंने PDF फाइल भेजा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, आप उसका अध्ययन करें। 4 प्रकार की चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला है सैलरी, वेतन। नंबर 2 भत्ते, अलाउंसेस। नंबर 3 अनुलाभ, परक्विजिट्स। नंबर 4 वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी। इन चारों बातों का टोटल कहलाता है ग्रास सैलरी, सकल वेतन कहलाएगा। और सकल वेतन में से 3 प्रकार की कटौतियाँ आपकी स्वीकृत होती हैं। पहली कटौती का नाम है प्रामाणिक कटौती, वैधानिक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 50,000 रुपये तक मिलती है धारा 16(1) के अंतर्गत। इसको धारा 16 की कटौतियाँ कहते हैं, 16(1) में वैधानिक कटौती। नंबर 2 आता है मनोरंजन भत्ते की कटौती, एंटरटेनमेंट अलाउंस। नंबर 3 होता है अपना नियोजन कर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये 3 प्रकार की कटौतियों को घटाने के पश्चात जो आपका बचेगा उसको कहेंगे कर योग्य वेतन या वेतन से आय या इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी कहेंगे। अब ये 4 बातें जो बताई गई हैं, पहले से मैं शुरुआत करता हूँ। ऊपर से आप पुनः देखेंगे। इसके अंतर्गत एक वेतन की परिभाषा या मीनिंग दी हुई है। 2 सेक्शंस दिए हुए हैं। धारा 15 में यह बतलाया गया है कि वेतन से क्या आशय है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सैलरी। 3 बातें ध्यान देंगे, दिया हुआ है। गत वर्ष में प्राप्य अथवा प्राप्त वेतन, सैलरी ड्यू आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 2 यानी जितना भी 12 महीने में वेतन मिल चुका है या मिलना बाकी है, दोनों को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरा दिया हुआ है एडवांस सैलरी, अग्रिम वेतन। यदि 12 महीने के अलावा जैसे आपका 19-20 आपका गत वर्ष है, तो अप्रैल से लेकर और मार्च 20 तक हमको जो वेतन मिला होगा ये पहले पॉइंट में आएगा। मान लीजिए अप्रैल, मई, जून 3 महीने का 20 का वेतन जो है आपने एडवांस लिया, तो वो आपका अग्रिम वेतन कहलाएगा। उसको भी इसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वेतन का पुराना शेष, इसको एरियर्स ऑफ द सैलरी कहते हैं। कभी कभी मेरा वेतन जो है पिछली तारीख से आपका बढ़ जाता है, तो नए वेतन और पुराने वेतन का जो अंतर जितने महीनों का, जितने वर्षों का मुझे किसी वर्ष में मिलता है, तो उसको हम एरियर्स कहते हैं। वो एरियर्स की राशि भी चालू वर्ष के जो चालू वित्तीय वर्ष की आय, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, उसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो ये 3 बातें बताई गई हैं आपका वेतन की परिभाषा के अंतर्गत। उसके बाद आपका देखेंगे एक सेक्शन 17(1) दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा है कि वेतन में हम क्या क्या शामिल करते हैं। तो नंबर 1 है नियमित मिलने वाली नगद प्राप्तियाँ। ऐसी राशियाँ जो रेगुलरली हमको कैश रूप में रिसीव होती हैं, वो वेतन की परिभाषा में आती हैं। जिसमें आपका मूल वेतन मिला, किसी को मजदूरी के रूप में राशि मिली, बोनस के रूप में राशि मिली, कमीशन के रूप में राशि मिली, वार्षिकी के रूप में राशि मिली, फीस के रूप में राशि मिली, भत्ते के रूप में राशि मिली, ये सब को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा होता है अनुलाभ, जिसको हम परक्विजिट्स कहते हैं। कुछ सुविधाएं जो कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती हैं, किराए से मुक्त मकान का मूल्य, मोटर कार की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ये अनुलाभ, इसको भी वेतन में इंक्लूड किया गया है। नंबर 3 अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्तियाँ। आप सभी जानते हैं अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो कर्मचारी रहता है उसको सरकार से पेंशन मिलती है। तो पेंशन की राशि या और भी कुछ प्राप्तियां होती हैं, इसका पूरा अलग से आपका चैप्टर है, वहाँ पर चलकर इसको हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट लिखा हुआ है स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि। उसमें 2 चीज़ें दिया हुआ है। एनुअल एक्रेशन, प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन के 12% से अधिक नियोक्ता का अंशदान। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टूवर्ड्स RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% की दर से अधिक जमा जो ब्याज होता है, वह भी आपका इसके अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। ये दोनों पॉइंट एनुअल एक्रेशन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार कर योग्य हस्तांतरित शेष,
टैक्सेबल ट्रांसफर्ड बैलेंस, कर योग्य हस्तांतरित शेष। आगे चल के पढ़ेंगे फंड कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसा फंड जब पहली बार सर्टिफाइड होता है या व्यक्ति नौकरी से रिटायर होता है तो उसमें मालिक का अंशदान और उसका जो ब्याज रहता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड देयर इंटरेस्ट, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इसको आगे मैं चल के आपको बताऊंगा। तो ये इतनी बातें जो हैं वेतन की परिभाषा के अंतर्गत मतलब आपको शामिल होती हैं। आज मैंने पहला टॉपिक केवल क्लियर किया है, आपका वेतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसी प्रकार क्रम से हम आगे लेंगे भत्ते, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ। धन्यवाद।